Hello everyone. Today I am concluding this video part 2 EVS Environmental Science सीटेट का जो पेपर 1 में आपका आता है EVS 30 मार्क्स का। तो हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी कंटेंट को, जैसे आपका ये कंटेंट है आपका, फिर से मैं बता देता हूँ आपको। ये आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसका हो गया है। फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, इसके बारे में हो गया है। इसके बारे में आज जो हम लोग पढ़ेंगे, थिंग्स वी मेक एंड डू, जो हम लोग करना चाहते हैं और जो हम लोग बनाना चाहते हैं। ठीक है। फिर सेकंड है आपका दोस्तों पेडागोगिकल इशूज। इसमें कहता है कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस। आखिर ईवीएस का क्या कंसेप्ट है और क्या स्कोप है। फुल्ली हिंदी मीडियम है, क्या कंसेप्ट केवल इंग्लिश मीडियम है। ओके। सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल। Okay, learning principle, scope and relation to science and social science, approaches of presenting concepts, activities, experimentation, practical work, एंड लास्ट आपका डिस्कशन। तो आइए हम लोग देखते हैं अगले पोर्शन से जहाँ से हमने छोड़ा था। ओके। तो जैसा कि आप पार्ट 1 देखा होगा, आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखें ईवीएस का, आपका प्लेलिस्ट सीटेट बीएड में मिल जाएगा। तो आप उसको देखेंगे तो ये पाएंगे लास्ट हमने यहाँ तक किया था कि जो हमारा एक साइंटिस्ट है जॉर्ज मिस्ट्रल, क्या हुआ कि अपने कुत्तों के साथ सैर पे लौटे थे। तो हुआ क्या कि कुछ बीज जो है ना पौधों के, उनके ऊपर चिपक गया। ठीक है। तो उन्होंने तुरंत माइक्रोस्कोप निकाला था और उसके बारीकी से देखने लगे। तो देखिए ये कि उसमें छोटे छोटे हुक थे जिसके मदद से क्या है वो सड़ जा रहे हैं। तो उसी का कंसेप्ट इसमें जो हम लोग देखते हैं बैग में, या आपका ये स्लीपर जो हो गया उसमें जो चर चर की आवाज़ होती है, वो क्या है, एक प्रकार का पौधा का बीज है। ओके। अब हम लोग जो आगे करने वाले हैं ये है आपका। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है हमारे यहाँ मिर्ची पुर्तगाली देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे, है ना। हमारे यहाँ जो मिर्ची है पुर्तगाली देश के व्यापारी जो थे दक्षिण अमेरिका से लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। मतलब कहने का मतलब है भारत में बहुत कम चीज़ें थी एज ए प्रोडक्शन के मामले में, तो कहीं ना कहीं और देशों से लाया गया, उसके बाद भारत में डेवलप हो गया धीरे धीरे। अब देखिए क्या है, हाँ हमारे यहाँ जो है भिंडी अफ्रीका से आई है। जो भिंडी हम लोग पॉपुलर मानते हैं भिंडी सब्जियों में, तो ये अफ्रीका से आई है, इंडियन नहीं है, अफ्रीका से आई है। धीरे 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 इसका भारत में भी उत्पादन होने लगा। जो हमारा गोभी है दोस्तों, वो मटर जो यूरोप से लाया गया है, गोभी मटर यूरोप से लाया गया है। चाय असम से आई है। सोयाबीन चीन से आई है, सोयाबीन चीन से आई है। बीन्स अमेरिका से आई है। और बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब भारत में ही उगाई जाती है। जो आपका बैगन हो गया, मूली हो गया, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब भारत में ही उगाई जाती है। आगे कहता है बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल घड़सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है ना। बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल पुराना घड़सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। सर का मतलब क्या है, तालाब। सर का मतलब हो गया आपका तालाब। कहता है इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। जो राजा जो थे जैसलमेर के, उन्होंने घड़सी, ठीक है, तो उस घाट पे क्या है कि आपका जो है बच्चे जो है पढ़ने आते थे। एज ए स्कूल का सेंटर बन गया था वो, एजुकेशन सेंटर। अब कहता है आगे कि तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी में भर जाता था तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। मतलब एक तालाब है, दूसरा तालाब है, तीसरा, इस तरीके से आपका 9वां तालाब है। ये भर गया तो इसमें 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 बहुत ही अच्छा था वो कंस्ट्रक्शन, पानी को बचाने का तरीका, और ये होना भी चाहिए। उन्होंने बचाया तभी तो आज हमें पानी मिल रहा है। हम नहीं बचाएंगे तो आने वाला हमारा भविष्य पानी के लिए खतरे में हो सकता है। इसलिए पानी बचाएं, पेड़ लगाएं। ओके। अब कहता है अल्बरूनी एक यात्री भारत आए थे। ठीक है, अल्बरूनी जो थे एक यात्री थे जो भारत आए। अल्बरूनी उज्बेकिस्तान देश से आए थे। अल्बरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उसके बारे में लिखा। पानी के स्रोत हैं आपका बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि। कुएं सूखने की वजह क्या क्या हो सकता है, तो
पहला वजह है आपका कि कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, मोटर का जो है पानी बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है इसमें, इसलिए कुएँ सूख जा रहे हैं क्योंकि वाटर लेवल आपका फॉल हो जा रहा है। मानते हैं ये आपका कुआँ है, तो यहाँ अगर पानी समझिए कि वाटर लेवल इतना है, अब वाटर लेवल फॉल होगा तो ये भी फॉल हो जाएगा। ठीक है, तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे, अब तालाब रहा नहीं क्योंकि उस पर ध्यान लोग कम दे रहे हैं। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया जा रहा है, मतलब ग्रीन चीज़ों को हटाया जा रहा है, उसको सीमेंटेड किया जा रहा है। ओके, आगे कहता है कि दड़की माई राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती है। जो दड़की माई है ना, राजस्थान के अलवर ज़िले के गांव में रहती है। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। अगर आप तैयारी करते होंगे थोड़ा बहुत कंपटीशन का, तो इसके बारे में पता होगा कि सारे जो सागर, जो हमारे महासागर हैं, उनके पानी नमकीन है, लेकिन जो मृत सागर है ना, वो सबसे ज़्यादा नमकीन है दुनिया का। कहता है इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम आपको नमक मिल जाएगा। आगे कहता है मृत सागर में हम ऐसे तैरते हैं वैसे आराम से लेटे हों, है ना। मृत सागर में लोग डूबते नहीं हैं, क्यों? वहाँ कंसेप्ट आ जाता है डेंसिटी का, डेंसिटी हाई हो जाता है वहाँ, इसके कारण हम फ्लोट करते हैं। अब आता है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। दांडी यात्रा स्पेशली किस लिए था? नमक कानून को लेकर। इसमें टैक्स अंग्रेजों द्वारा ज़्यादा लगा दिया गया था और ये घटना 1930 की है। तो भला बताओ, नमक जैसी चीज़ों के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग नाराज थे, बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी? बिल्कुल अपने फंडामेंटल राइट को समझिए, जो हमारा है तो है। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इसे गलत कानून को तोड़ा। आगे कहता है जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। मान लो जैसे ये समुद्र है, तो एक स्लॉट बना दिया गया ज़मीन में, तो इस पानी को इसमें डिलीवर कर दिया गया। ओके, 3 नहीं है, ऐसा ऐसा इन्फिनाइट होगा, जो भी होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो इसमें वही कह रहा है कि समुद्र के पानी को क्यारियों में भर दिया जाता है और तेज़ धूप में पानी सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। मतलब डेट इज नेचुरल प्रोसेस है, फुली नेचुरल प्रोसेस। अब कहता है कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है। जो मलेरिया होता है ना, वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, आगे कहता है कि डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। जो माइक्रो का नाम ही है कि स्मॉल चीज़ों को आप बड़ी लार्ज स्केल पे देखें, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती है। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। जैसे खून हमारा खून ही नहीं है, लाल रक्त नहीं, उसमें बहुत सारा प्लेटलेट्स है, WBC है और RBC है। RBC भी फर्दर आगे क्लासीफाई किया गया है। WBC तो खैर वो तो आपका कह सकते हैं जर्म्स फाइटर है वो, और प्लेटलेट में भी आगे प्लाज्मा और वाटर का पार्ट होता है। तो ये आपको माइक्रोस्कोप में ही दिखने को मिलता है। मलेरिया की दवाई के बारे में हम लोग देखते हैं कि मलेरिया की, जैसे अभी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला, कितने लोग परेशान हुए, पूरा वर्ल्ड वार की तरह एक से हो गया ये, है ना। तो एक समय होगा जब मलेरिया भी इसी तरह का होता होगा, तो उस समय भी लोग रिसर्च कर रहे होंगे। कोरोना के लिए भी तो लोगों ने रिसर्च किया कि कैसे नई नई आपका जो है उसका वैक्सीन तैयार हुआ, उसमें भी इफेक्टिव नहीं है तो और नहीं लाओ, 2-3 वैक्सीन दो। दैट्स इट। अल्सो मलेरिया का भी उस समय ऐसा ही प्रकोप रहा होगा। तो बहुत रिसर्च के बाद मलेरिया की दवाएं बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़, ये इंपॉर्टेंट है आपको, सिनकोना पेड़ की छाल से, है ना, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। आगे कहता है दोस्तों गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां
इनमें आयरन यानी लोहा होता है। अगर आयरन की कमी हो जाए तो आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां का इस्तेमाल कर सकते हैं, करना ही चाहिए। मक्खियाँ पेट की समस्याओं जैसे रोग फैलाती है। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है। वैज्ञानिक जिसने मटर के पेट में झांका वो थे कौन? रोनाल्ड रॉस जो थे ना, मच्छर के पेट में इन्होंने देखा था क्या है नहीं है। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि यह खराब हवा की बीमारी है, लाइक वही कोरोना वायरस की तरह। कोरोना को भी लोग नहीं पहचान पाए थे, तो समझ नहीं आ रहा था क्या है नहीं है कैसे है। आगे कहता है कि दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण परेशानी। तो 17 नवंबर 2007 की बात है। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया का शिकार हो गए थे। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर हुआ था। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते थे और उनमें फुर्ती भी कम होती थी। जो कुछ पढ़ाया जाता था उसे समझाने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिया बच्चों को आयरन, लोहे की दवाई दी जा रही है। आगे कहता है एनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है। एनीमिया जो है खून की कमी से होने वाली बीमारी है। लार्वे पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े के होते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर जो है दोस्तों पानी में अंडे देते हैं। फिर कहता है रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1905 में मरते हुए वे कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। समझ रहे हैं ना? रोनाल्ड रॉस जो थे 1902 दिसंबर में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो मरते हुए भी यह कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। ओके, देखिए ग्रुप लीडर के गुण। ग्रुप लीडर जो बनता है उसके क्या क्या गुण हैं। तो ये जो किस संदर्भ में बात किया गया? पर्वतारोहण, जो पर्वत को चढ़ते हैं उसमें। तो कहता है बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करता है ना। ग्रुप पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ता है। मतलब ग्रुप लीडर समझ लो डायरेक्टली अपोजिट है हर काम को लेकर पर्वतारोहण में। अब बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करता है, यही ग्रुप लीडर का काम है। वॉलंटियर का काम पक्का है ये, लेकिन ग्रुप लीडर का काम है बताइए कि बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करता है, यही लीडर है। पूरे ग्रुप के आगे सभी लोग आगे चल जाएंगे ना, तब पीछे से ग्रुप लीडर चलेगा। चलो, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, बिल्कुल। रुकने के लिए जगह ढूंढना, सारा कुछ व्यवस्था ग्रुप लीडर करेगा। ओके, साथी के बीमार पड़ने पर भी उसका ध्यान रखना। सबके खाने पीने का इंतजाम करना, भारी बेइज्जती है ग्रुप लीडर का भाई इस सेक्शन में। ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना, है ना। ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को अब ग्रुप का कोई सदस्य गलती करेगा उसका सजा ग्रुप लीडर को मिलेगा, इसके लिए हंसते हुए स्वीकार करना है। ओके, नेक्स्ट कहता है दोस्तों मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। ठीक है ना, विटामिन सी और आयरन की गोलियां के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। आगे कहता है पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लीग, पिट ऑन, हंटर सूट, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर, सिटी, ग्लूकोड, गुड़, चना, कुछ खाने पीने का सामान इत्यादि। तो ये ग्रुप लीडर का काम है ये सब ढोना। जैसे स्लीग, फिर से समझा देता हूँ मैं। जैसे दोस्तों स्लीग हो गया, पिटॉन हो गया, हंटर सूट, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर, सिटी, ग्लूकोज, गुड़, चना, कुछ खाने पीने के सामान। आगे है आपका कि टेकला गांव जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए। ये सब कुछ रूल्स हैं। अगर आप पेड़ बोल रहा हूँ मैं, पर्वत पे चढ़ने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो ये आपका ये कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या है रूल्स दोस्तों? पहला कहता है कि पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट
नेपाली नाम है आपका सागरमाथा पर कदम रखा था। ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे बछेंद्री पाल हैं उन्होंने 23 मई 1984 को दिन में 1:60 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागरमाथा पर कदम रखा। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। आगे कहता है गोलकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम स्थित है ना। गोलकोंडा जो है दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम स्थित है। इस किले की बाहरी दीवार में 487 बुर्ज हैं। मोटी दीवार, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो गोलकोंडा जो है ना आपका हैदराबाद में, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना ज़्यादा पूछेगा नहीं। नगर पश्चिम वो कुछ नहीं, हैदराबाद में गोलकोंडा है। इसका जो है ना दोस्त बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। आगे कहता है कि सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था। यह किला जो है मिट्टी का बना था, यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। फिर कहता है 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। मल्लापुरम जिला केरल राज्य में है। आगे कहता आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब अंतरिक्ष में है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। तो कुछ सुनीता विलियम्स के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं क्या है। तो कहता है ये है आपके सुनीता विलियम्स जी, आप देख पा रहे होंगे एयर स्पेस का उन्होंने फोटो भेजा है। देख रहे हैं इनके बाल उड़ रहे हैं। क्या होता है दोस्त कि स्पेस में आप एक जगह फिक्स नहीं रह सकते। तो वही है। कहता है कि हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे। उन्होंने जो कहा था वाक्य उसको लिखा हुआ है कि हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे। यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे। यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। फिर कहता है दोस्तों कि आपका हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। नेक्स्ट कहता है कि वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। फिर कहता है कि अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बाल हमेशा ही खड़े रहते थे, जैसा बताया उनके बाल खड़े थे। चल न पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। बिल्कुल, एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उन्हें भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन बहुत बड़ा मुश्किल भी था। आगे कहता है कि तारे टिमटिमाते हैं। बिल्कुल, हम सभी लोग ऑब्जर्व करते हैं रात में तारे टिमटिमाते हैं। टूटता तारा उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। उसको बोलते हैं दोस्तों एस्टेरॉयड। एक आता है, आपको इन्वायरमेंट बोल रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक जो लेवल होता है ना, एस्टेरॉयड होता है। कोई चीज़ ऊपर से गिरता है ना तो एक हाइट के बाद वो क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है और पृथ्वी पर गिर के वो ढेर बन जाता है। डेट इज एस्टेरॉयड। तो टूटता तारा वही उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। वीवीआई है ये कि जो आपका सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते हैं, ये लाइनें तो कागज पर ही होती है। बिल्कुल, जैसे हम लोग घर में कैसे डिवाइड करते हैं उसी तरह एक पृथ्वी भी एक है, लेकिन उसको लोग डिवाइड कर दिए। तो सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर क्या कहा था कि यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते हैं, ये लाइनें तो कागज पर ही होती है।
मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई में दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान कई राज्यों को पार करना पड़ता है। मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है दोस्तों? 1400 किलोमीटर। आगे कहता है पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन है। पहाड़ों के कारण क्या है? जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन है। फिर कहता है लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। आगे कहता है मनाली हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होता है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होता है। ये सब जो भी कैरेक्टर बता रहा है आपको लद्दाख के बारे में, है ना। एक बार मैं बताता हूँ। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों के लोग नायलॉन का टेंट इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे दोस्तों? लकड़ी के घर मिलेंगे। ढलान वाली छतें, बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। तो क्या है आपका कि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ से ढकी हुई घर दिखाई देंगे। आगे कहता है मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट जमीन और सूखेपन की वजह से कई पौधे और पेड़ नहीं उगते हैं। आगे कहता है लद्दाख में जूले जूले का अर्थ स्वागत है, स्वागत है। ऐसे आप जाएंगे तो स्वागत होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ का एक ट्रेंड है कि अगर आप जाते हैं तो जूले जूले मतलब वेलकम वेलकम बोला जाता है लद्दाख में। जैसे कहीं कहीं स्वागत में नमस्ते नमस्ते, तो उसी तरह वहाँ बोला जाता है जूले जूले। तो जूले का मतलब है स्वागत है, तो जूले जूले हो गया यानी स्वागत है, स्वागत है। ओके। अब लद्दाख में बने घरों की खासियत हम लोग देखते हैं। तो यह 2 मंजिलों वाली इमारत होती है। घर पत्थरों से बने होते हैं जो ऊपर एक रखे होते हैं, है ना। जैसे मान लो ये पत्थर है तो इसके ऊपर एक वाव पत्थर, एक वाव पत्थर, इस तरीके से बाउंड्री चारों तरफ हो गया। ऊपर से किसी तरह उन्होंने लकड़ी का डाल दिया, ये घर उनका बन गया। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई गई। आगे कहता है आपका कि घर अंदर से एक शेड की तरह लगा रहता था। ठीक है, घर अंदर से एक शेड की तरह लगा रहता था जिसमें बहुत सारी घास जमा थी, है ना। घर अंदर से एक शेड की तरह लगा रहता था जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। हमने लकड़ी की सीढ़ियाँ उठाई और पहली मंजिल पर पहुँचे। भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के लिए भंडारण के लिए हैं। कभी कभी बहुत अधिक ठंड होने पर लोग नीचे भूतल पर चले जाते हैं। यहाँ भूतल पर खिड़कियाँ नहीं होती। कहता है कि छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। बोला ना कि ये मान लो पत्थर पत्थर रख दिया चारों तरफ और ऊपर से लकड़ी का। लद्दाख में लाल मिर्च, लद्दाख में जो है आपका, हाँ, लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। बिल्कुल बोरियत लग रहा होगा, मुझे भी बोरियत ही लग रहा है, लेकिन अब क्या है NCERT से बाहर हम लोग जा नहीं सकते। और अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं। जब ताज़े फल और सब्जियां नहीं मिलती तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं। बिल्कुल। मोटी दीवार, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। आगे कहता है दोस्तों कि लद्दाख में संकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं। कई जगहों पर सड़कें ही नहीं हैं। चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ चट्टानी मैदान है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द और कमजोरी महसूस होती है। ये क्या क्यों है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका हाई होता है, तो वहाँ का क्या है कि आपका ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होता है, सिर दर्द और इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और न कोई मैकेनिक है।
अब आते हैं चांगपा। पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति हैं। चांगपा जनजाति में केवल 5,000 लोग हैं। चांगपा हमेशा बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। जो चांगपा है ना, एक प्रकार ये तो जनजाति हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं, और ये क्या है, बकरी और भेड़ों का पालन करते हैं, उन्हें इन्हीं के साथ घूमते हैं। उन्हें भेड़ से सब मिलता है, भेड़ से सब मतलब इनकम होता है, ठीक है। जिसको उन्हें आवश्यकता होती है, दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कोट और स्वेटर के लिए ऊन। मतलब भेड़ से इनको हर एक चीज़ मिल जाता है, ज़रूरत का चीज़। जैसे पहला दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कोट के लिए और स्वेटर के लिए ऊन। ओके। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। यही सोर्स ऑफ इनकम है, तो बिल्कुल वो समृद्ध होगा ही, क्योंकि दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कोट और स्वेटर के लिए ऊन इन्हीं से प्राप्त होता है। आय कहता है इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त होती है। आय कहता है दोस्तों, चंगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हों। क्या है कि बकरी जो है ना, उसको ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं चंगपा जनजाति, ताकि उनके बकरियों के बाल जो है अधिक और मुलायम हो। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं। आगे कहता है कि यह उनका जीवन और उनकी आजीविका है। चांगपास अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं। चांगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं। रेबो क्या है, आपका तंबू है चांगपा वाले लोगों के लिए। याक के बालों को पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होती हैं। याक के बालों को पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होती हैं। आगे कहता है कि यह हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हों। चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ क्या होता है कि ऐसा जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हों। रेबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। चांगपा इसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती है। आगे कहता है श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी पर, क्योंकि वहाँ जो बनाया जाता है ना, वो बेस जो तैयार होता है पृथ्वी से थोड़ा बहुत हाइट पर होता है, लकड़ी के सपोर्ट पर उसको बनाया जाता है। तो वही कह रहा है कि कश्मीरी लोग अपने घरों में, श्रीनगर में आपको जो कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे और कुछ पानी पर। तो पानी नीचे रहेगा, ऊपर में घर रहेगा। कहता है कश्मीर लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते, वे बेकरियों से खरीदते हैं। कश्मीर लोग घरों में रोटियां नहीं पकाते, वे बेकरियों से खरीदते हैं। आगे है आपका कि जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी और पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ, और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि जो जानवर है ना, उसमें एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगा देता ताकि उसको पता चल सके कि मेरा वाला भेड़ है, ठीक है। कहता है कि महिलाओं और युवा लड़कियां जानवरों को गिनती हैं और लेखा से बाहर निकालती हैं। जैसे मान लो बकरी है, तो इस घर में बकरी है, कि घर बकरी है 10, तो मान लो निकालते समय इन्होंने काउंट कर लिया 1 2 10, ठीक है। जब वापस इन लाएंगे तो फिर से काउंट करके अंदर घुसाएंगे, 1 to 10 होना चाहिए, ताकि इनको कंफर्म हो जाता है कि नहीं हमने सारा बकरी ले आया। फिर भी अगर एक्सचेंज हो जाए तो क्या इनके पास एक मीडियम है कि इनके जो भी होते हैं इंडिविजुअल अपना एक चिन्ह बना देते हैं, जिससे पहचान हो सके कि बकरी मेरा ही है। तो ये था इन्फॉर्मेशन आपका वहाँ के रहन सहन पे। कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। अब कहता है शिक्षक संकेत। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। ये तो पहले ही हमने बता दिया था। चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं क्या, इस पर चर्चा हो सकती है। ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। बिल्कुल, जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। ऑक्सीजन क्या है इस समझ की उपेक्षा नहीं की जा रही है। बच्चों को बस कुछ अंदाजा हो कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है।
पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। बच्चे फिर उन इलाकों पर रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो भी कुछ भी कर रहा है इंसान रोजी रोटी के लिए ही कर रहा है, लेकिन किसी को रोजी रोटी के लिए बहुत ज़्यादा ही संघर्ष करना पड़ता है। आगे है आपका एक पश्मीना। यू नो अबाउट पश्मीना। पश्मीना एक दुनिया की मशहूर जो है आपका शॉल है। तो आइए देखते हैं क्या है ये। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। जैसे हमने 6 स्वेटर पहन लिया तो जो गर्मी को फील करेंगे ना, वो एक पश्मीना शॉल के पहनने के जो गर्मी को हम लोग फील करेंगे, दोनों इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं, मतलब मोटी नहीं होती है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। ठीक है ना। यह सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नर्म बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। अब समझिएगा इसको अच्छे से। जैसे मान लो हमारे जो शरीर, मान लो ये जो बाल है, तो अगर इसका एक थिकनेस की बात करें तो जो आपका जो बकरी का जो है बाल होगा वो मान लो 6 का थिकनेस जो है एक थिकनेस के बराबर होगा। तो यही इसमें कहा गया है कि इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीन द्वारा नहीं बुना जाता है। क्या है? मशीन द्वारा नहीं बुना जाता है। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे, कितने घंटे दोस्तों? 250 घंटे बुनाई करें, तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने देर लगेंगे। श्रीनगर के घर की एक नज़र, जो हमने बताया कि कुछ आपको घर पानी के ऊपर नजर आएंगे, तो बिल्कुल यहाँ देख रहे होंगे पानी है, उसके ऊपर घर है। यहाँ भी पानी, उसके ऊपर घर है, 2 मंजिला घर है। तो देखते हैं, कहता है श्रीनगर से बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। बोट की तरह ही बोट की तरह बना हुआ है। लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक, श्रीनगर की क्या है दोस्तों? डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। देखिए, अब कहता है कि हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। ये जो देख रहे हैं ना हाउस बोट, ये मैं थोड़ा सा फिगर चेंज करता हूँ। ये जो हाउस बोट आप देख रहे होंगे, है ना, तो ये क्या है? एक कलाकारी है। जो भी आपका उसको बोलते हैं सीलिंग ऑफ रूफ, जो छत की दीवारें होती हैं, इस तरीके का बनाया जाता है। इंटरेस्टिंग है थोड़ा। तो कहता है इसमें खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिक्सा पजल जैसा दिखता है। आगे कहता है दोस्तों कि पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो है ढालनुमा बनाया गया है, इस तरीके से पानी आएगा निकल जाएगा। तो वही कहता है कि ये जो है पत्थरों के काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए हैं। घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। अब देखिए, ऐसा कुछ फिगर आपको दिख रहा है, इसका क्या लिखा हुआ है कि यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियों, ये बाहर की ओर उभरी होती है। इन्हें डब कहते हैं। ठीक है, उनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। नेक्स्ट आपका इस तरीके का देख लीजिए घर कि यह यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर ईंट लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं।
तो आगे कहता है आपका कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001 में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया। भूकंप आने पर हमें ये काम करने चाहिए। भूकंप तो आ गया, तो उस समय पता नहीं था, एट ए टाइम इमरजेंसी में आप क्या क्या कर लोगे। सब कोई भागने के चक्कर में रहेगा, तो उस समय दिमाग काम करेगा नहीं। तो पहले से ही अलर्ट मोड में रहा जाए तो क्या क्या पॉइंट हो सकता है। तो घर से निकल कर किसी खुले स्थान में जाएं। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज़ जैसे टेबल के नीचे लेट जाएं और कस कर पकड़ लें, ताकि वह फिसले नहीं। कप बंदी बंद होने तक प्रतीक्षा करें। ठीक है, ये कुछ डायग्राम आप देख रहे होंगे। तो ये अहमदाबाद 26 जनवरी 2001 जो गुजरात में भूकंप आया था, तो कुछ उसके नज़ारे हैं। तो क्लियर तो आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी हम पढ़ते हैं कि आज 26 जनवरी 2001 का जो है न्यूज में क्या आया था अहमदाबाद में, कि आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम हज़ारों लोगों के मरने की आशंका है। बिल्कुल, कई हज़ार लोग घायल हो गए हैं। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई है। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि कभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है दोस्तों। ठीक है, शायद लोग इमारत होगी, है ना, शहर की शायद ही कोई इमारत होगी, इतनी बड़ी भूकंप आई थी जिसमें दरार ना पड़ी हो। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से तरह तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। आगे कहता है कि हॉट ब्लॉक कोल्ड, यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने लिखी थी, है ना। भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने कहानी लिखी थी। कौन? हॉट ब्लॉक कोल्ड। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप का उपयोग जो है दोस्तों हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आ जाती है। जो ठंडी हवा है ना, भारी हो जाती है तो नीचे आती है, और गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी और गर्म हो सकती है। अब शिक्षक संदेश क्या है कि सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें बन जाती। कभी देखा होगा आपने कि कोई शीशे पर अगर आपने अपने श्वास हवा को दिया है तो तुरंत वहाँ थोड़ा सा वाटर लेवल इस बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो श्वास बहुत हीट अप है और जो शीशा है वो ठंडा होता है, तो तुरंत कंडेंसेशन प्रोसेस दिखने लगता है हमें। यह नमी शीशे को धुंधला कर देता है। ठीक है, ज़्यादा देखने को मिलता है हमारा जो गूगल ये चश्मा है उसमें। तो वीडियो का ले लंबा होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे, ब्रेक कर करके इसको बनाएंगे। कहता है आगे कि स्कूल के सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना, है ना। स्कूलों के सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना, ताकि बच्चे कुछ तरीके मशीनों और अन्य चीज़ों के बारे में सोच सके, ताकि लोगों को यह काम ना करना पड़े और जो लोग करना पसंद नहीं करते, है ना। स्कूल के सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना, है ना, ताकि बच्चे कुछ तरीकों मशीन और अन्य चीज़ों के बारे में सोच सके, ताकि लोगों को यह काम ना करना पड़े और वे मतलब स्किल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना, उनको मानसिक तरीके से इतना डेवलप करना कि आप कुछ नई चीज़ें बनाएं। गांधी जी के मित्र महादेव भाई के पुत्र नारायण गांधी जी के साथ रहते थे। जब वे जवान थे। कहता है शिक्षक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पृश्यता से संबंधित मुद्दों पर समाचारों का उपयोग कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव में रहने वाले थे। बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया था। स्टालिन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से साक्षात्कार रूपांतरित है। आगे कहता है कुछ पुरानी यादें देखते हैं कि नारायण यानी बाबला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में कहता है कि आपका जब साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट के नीचे टोकरियां रखी होती थी जिसमें संडास की गंदगी गिरते थे।
फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठा कर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था, पर गांधी जी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों न हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डर कर आश्रम छोड़कर भाग जाते। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीनों बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। तब जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज्यादा गंदगी है, वहां सफाई करो। यह देख बावला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है। यह बात ठीक नहीं है। उन्होंने गांधी जी से यह पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को छूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा कि अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फायदा, तो उन्हें तो आदत हो गई है, उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों, इससे सफाई करने वालों को फायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का काम भी। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, कि कोई काम सीखना एक कला सीखने के जैसा है, सफाई का काम भी क्यों ना हो। छोटे नारायण फिर भी नहीं माना। वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलना चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही, फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी को दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। तो हमारे नारायण भाई देसाई जी का कहना था। ठीक है ना। आगे कहता है दोस्तों कि अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है, मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन रेलवे स्टेशन मुंबई में है। सोलापुर मुंबई में है। शिक्षक को बच्चों में यह समझ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि खिलाड़ियों को उनकी जाति या आर्थिक स्थिति के बजाय उनकी खेलने की क्षमता से आंका जाता है। आगे कहता है कि बच्चू खान खेल का मैदान मुंबई से एक कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर है। फांद दिल दीवार अध्याय समाज द्वारा बनाई गई लैंगिक दीवार को फाड़ने के बारे में है। एक बीज किसान की कहानी कहता है, वनगांव गुजरात में है। आगे कहता है, पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी से लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता था। पुराने समय में जो है ना दोस्त, अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता था। नीम की पत्तियां बीजों को कीड़े से बचाती है। उड़ियाँ एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बर्तन को उल्टा रख कर बनाया जाता है। उदिया का अर्थ गुजराती में उल्टा होता है। उड़िया को बाजरे की रोटियों और घर में बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। आगे कहता है कि एक ही फसल के बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग से भूमि अनुपजाऊ अनफर्टिलाइज हो जाता है, ज़्यादा अगर घास का आप यूज करते हैं, खाद का आप यूज करते हैं तो। आगे कहता है कि मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटन के पौधे संकेत देते हैं। क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती है, अतः जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन की पत्तियां झुक जाती है और मुरझा जाती है। केंचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोद कर नरम करते हैं। कुदुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। जंगल गायब हो रहे हैं, उनकी जगह खदानें खोदी जा रही है, बांध बनाए जा रहे हैं। जो जंगल जो है ना दोस्तों गायब हो रहा है, क्यों? उनकी जगह खदानें नई नई तैयार की जा रही हैं ताकि नीचे से कुछ निकल सके, और बांध बनाया जा रहा है। कुडुक भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। वन का अधिकार नियम जो है 2007 में बनाया गया था। जिस भूमि पर हम एक बीज उगाते हैं एक टीन भूमि कहते हैं। एक सच्ची कहानी है हमारे सूर्यमणि। तो कहता है कि सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां जिन्हें स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी,
है ना, स्कूल चले जाते थे पढ़ने। उस समय लड़कियों को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो वही होता है, रिस्क लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। शिक्षक संकेत: कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उनके अपने अनुभव पूछें। केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते। जंगल के बारे में समझ बनाने के लिए यह भी बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों को कैसा ताना बाना है, उनके भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे पर कैसे निर्भरता होती है। फिर कहता है कि जंगल अधिकार कानून 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा ही करें। आगे आपका है झूम फार्मिंग, झूम की खेती। पता ही होगा आपको, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा कभी 8, 9, 10th में। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता है। उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को नहीं निकाला जाता है, उन्हें काट कर जला दिया जाता है। राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। आगे कहता है कि जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उन्हें हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता। आगे कहता है कि दोस्तों, खरपतवार व अन्य अवांछित पेड़ों को भी उखाड़ा नहीं जाता, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाएं। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है। यह मिजोरम में किया जा रहा है। जो दोस्तों खरपतवार है ना, या अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता है, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाएं और मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करें। मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। बिल्कुल चावल ही है मिजोरम का मुख्य फसल। जब फसल पक जाती है तो लोग जश्न मनाते हैं। वे बांस फाड़कर चिराव नृत्य, पूछ सकता है क्वेश्चन कि चिराव नृत्य किस राज्य से संबंधित रखता है, तो मिजोरम। ये क्यों मनाते हैं जश्न? ताकि फसल जब पक जाती है तब। हम अपने माता पिता के से जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं और कुछ चीज़ें या कौशल हम अपने पर्यावरण से सीखते हैं। बिल्कुल, पोलियो वायरस के कारण होता है, यह विरासत में नहीं मिलता। विरासत में नहीं मिलता है, वायरस के कारण हुआ है। आगे कहता है कि इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टर को आमंत्रित किया जा सकता है। फिर कहता है दोस्तों, ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 7 साल तक उन्होंने ग्रेगोर मेंडल मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर रिसर्च किया। सोच लो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। लोग 1, 2, 3 फेलुअर में हार जाते हैं। 28,000 उन्होंने कंसेप्ट को जनरेट किया, तब जाकर उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया। मटर के पौधे के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ में नहीं आते, जैसे बीज या तो खुरदुरे या चिकन होते हैं। ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया। आएगा था दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आता है। गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। गन्ने की खेती के लिए दोस्तों अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पूरन पोली गुड़ और चने की मिट्टियाँ रोटियाँ हैं। इसे मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। कारवां एक बस गाड़ी है जिसमें सभी सुविधाओं के साथ रहते हैं। जैसे कारवां मतलब वही एम्बुलेंस के टाइप हो गया। चूहों की डिस्ट्रिक्ट कम होती है लेकिन सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता बहुत होती है। वही नेचर जो है ना बनाया है, तो हर किसी को कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर के साथ। जो देख नहीं सकता तो उसको बैलेंडली जो है बॉडी स्ट्रॉन्ग बनाया है। आगे कहता है नागपुर में दाल चीनी मिलाए जाते हैं। ठीक है, नागपुर में दाल में चीनी मिलाए जाते हैं। नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथी और चेहरों का उपयोग किया जाता है। उन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। उल्लू काफी हद तक अपने गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। आगे है दोस्तों, मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। जो मैना होती है ना, वो झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है। एक पक्षी को पंख उसे उड़ने में मदद करते हैं और खुद को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख खो देते हैं और उनके स्थान पर नए उग जाते हैं। अब हम लोग ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ते हैं। जब कोई अंधा इंसान पढ़ना चाहे ना, तो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ सकता है। तो कैसे इसका विकास हुआ देखते हैं। ब्रेल को एक वीडियो लेंथ ऑलमोस्ट 50 मिनट का हो चुका है, तो कोई बात नहीं, आज इसको हम लोग फिनिश ही करेंगे, चाहे 1 घंटा ही क्यों ना हो जाए। तो यही था कि ब्रेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्रेल को एक नुकीली औजार से उभरे हुए बिंदुओं, डॉट्स की पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। ओके, आगे कहता है दोस्तों कि लुई ब्रेल फ्रांस के थे। जब वह 3 साल का था, जब लुई ब्रेल थे जो ना, वो फ्रांस के थे। तो जब वो 3 साल का था ना,
तब वो अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे, ठीक है, होता है। अचानक एक नुकीले औजार ने उनकी आंखों को चोट पहुंचाई और उन्हें दिखना बंद हो गया। ऐसा हो ना किसी के साथ, लेकिन ऐसा उनके साथ हो गया। तो जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। अब किसी का फायदा किसी का नुकसान। तो अब ये इस तरीके का इनको हुआ, तभी तो रूबी बेल का विकास हुआ। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब इस तरीके का हो, लेकिन अब देखिए हुआ तो ये हुआ। तो इस पे कोई लॉजिक नहीं बनता है डिस्कशन का, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि रूबी बेल फ्रांस के थे। जब वह 3 साल के थे तो वह पिता के औजारों से खेल रहे थे। तो क्या हुआ, अचानक एक नुकीला औजार जो है उनके आंखों को चोट पहुंचाई, उन्हें दिखना बंद हो गया। ओके, आगे कहता है कि पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी, वह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते थे, ठीक है। अंत में उन्हें एक रास्ता मिला, छू कर और महसूस कर कर पढ़ना। पढ़ने के इस तरीके को बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाने लगा। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है, कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर आधारित है। आगे कहता है दोस्तों कि ब्रेल को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। यदि आप बच्चों को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो वे इस बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। तो ये आपका ब्रेल लिपि है। जैसे मान लो QR कोड, वो भी तो एक प्रकार का स्टडी है। बार कोड, वो भी तो एक प्रकार का स्टडी है, वो भी तो एक प्रकार का लैंग्वेज है। तो उसका जो लैंग्वेज पढ़ाई करता है वो पकड़ लेगा। तो यही है आपका ब्रेल लिपि का। थोड़ा सा इसमें ब्लड दिख रहा है तो आप बस समझ लीजिए, ब्रेल लिपि का उसका लुईस ब्रेल ने किया था। इसमें 6 जो है बिंदु पर ध्यान दिया जाता है। 6 बिंदु होते हैं, ये देख रहे होंगे यहाँ पे, और इसको छूकर और महसूस करके पढ़ा जाता है। डेट्स इट। EVS के बारे में NCF क्या कहता है? जो हमारा NCF है ना, NCF जो 2005 है, तो EVS के बारे में इनका क्या मानना है? तो EVS के 6 थीम थे। पहला है परिवार, फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो हमने कंटेंट में देखा था। दूसरा है फूड, वाटर, शेल्टर। आगे कहता है यात्रा करना, ट्रेवल, और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो EVS के उप थीम क्या है दोस्तों? तो परिवार और दोस्त, संबंध, काम और खेलो, जानवर, पौधे, ये सब हैं। भोजन में क्या होता है? चखना होता है, पाचन होता है, पाक कला होता है, परिरक्षण, किरणें होती हैं, और किसानों और भूख। नेक्स्ट है आपका पानी। क्या है? पानी, आश्रय, यात्रा करना, चीज़ों जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो यही था आपका। तो कहता है NCERT द्वारा प्रत्येक विषय की गहरी और अंतर संबंधित समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक विषय वस्तु को बच्चों के उपस्थित उपयुक्त भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होती है, ठीक है। आगे कहता है कि लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की जरूरत है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और बच्चों को मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखता है, पूछता है, खींचता है और समूहों में चर्चा करता है इत्यादि। आगे कहता है NCF अनुशंसा। NCF 2005 अनुशंसा कहता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। स्कूल के बाहर जीवन, यह स्कूल, घर और समुदाय के बीच की खाई गैप को कम करता है ना। कहता है किताबी या रटन सीखने को उत्साहित करनी चाहिए। इस आधार पर विकसित पाठ्य पुस्तक रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। यह हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करेगा। जो हमारा सिंगल स्टेप एजुकेशन है, एकीकृत शिक्षा, इसमें कहता है बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है और किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करता है। आगे कहता है कि कक्षा जो आपका 3rd और 5 में EVS विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत किया गया है। यह विषय कक्षा 1 और 2 में नहीं है, लेकिन इससे संबंधित मुद्दे और अवधारणाएं भाषा और गणित का हिस्सा है। आगे कहता है EVS की पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं और मात्रा की जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। आगे कहता है पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि लोगों, उनके पर्यावरण, समाचार पत्रों जैसे सभी स्रोत के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों का समर्थन करना चाहिए। आगे कहता है कम बोझ, लर्निंग विदाउट बर्डन। वास्तव में शिक्षण के लिए दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी में लचीलापन आवश्यक है। कहता है शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके भी वर्तमान पाठ्य पुस्तक की प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे। स्कूल में उनके अनुभव को अच्छा बनाने के लिए
ठीक है। आगे कहता है आपका कि उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया जाना चाहिए और चिंतन, विस्मय, छोटे समूहों में चर्चा और अनुभव की आवश्यकता वाली गतिविधियों को अवसर दिया जाना चाहिए। आगे है आपका दोस्तों, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित है ताकि बच्चों को तलाशने के लिए काफ़ी जगह मिले और उन्हें रटने के लिए मजबूर न किया जाए। यही जो आपका जो नया जो है ना 5+3+3+4, अब तो 4 साल का ग्रेजुएशन भी हो गया, बीए बीएससी करेंगे तो 4 साल का हो गया है। तो इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है हर स्टेट के द्वारा। बिहार ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। हाँ, आज आपका हो गया 15 अप्रैल 2023, न्यूज में तो ऐसा आ रहा था। आगे कहता है आपका कि स्कूल अधिकारियों की भूमिका। स्कूल अधिकारी की भूमिका क्या क्या है, तो स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर विचार करने और कल्पनाशील गतिविधियों और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट कहता है बच्चों को अपने वयस्कों द्वारा उन्हें दी गई जानकारी से जुड़कर ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। रचनात्मकता और पहल को विकसित करना संभव है अगर हम उन्हें सीखने में प्रतिभागियों के रूप में देखते हैं, न कि ज्ञान के एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में। इस पॉइंट को फिर से पढ़ा जाए, इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को अपने वयस्कों द्वारा उन्हें दी गई जानकारी से जुड़कर ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। हमेशा बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करें, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उनको क्या है, हमसे ज़्यादा ज्ञान है। रचनात्मकता और पहल को विकसित करना संभव है अगर हम उन्हें सीखने में प्रतिभागियों के रूप में देखते हैं, न कि ज्ञान को एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में। ठीक है। आगे कहता है आपका कि पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यही कारण है कि सीखने के लिए अन्य संसाधनों और साइटों का उपेक्षा की जा सकती है। तो ये था आपका ईवीएस, कंप्लीट ईवीएस ऑलमोस्ट। तो अब क्या करना है आपको? आपको करना ये है कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं या कहीं भी देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसी वीडियो पे डिपेंड नहीं रहना है। क्या है, इस वीडियो पे डिपेंड नहीं रहना है। इससे आपको क्या है, एक ओवरव्यू मिला, एक नोट टाइप का कंसेप्ट मिला आपको कि ये चीज़ें होती हैं। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले और लास्ट दोनों में आपका PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में हो चुके हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा करेंगे आपका स्कोर हो सकता है 130 प्लस भी पहुंच जाए और अच्छा स्कोर आप कर लेंगे। और जो कर रहे हैं इसी चीज़ को ही करना है, चाहे कान जैसे भी पकड़ो, आना तो पड़ेगा आपको PYQ पे ही। और PYQ का मतलब ये नहीं कि कोई कोचिंग वाला या कुछ भी बना दिया तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, नहीं। हम लोग वो पढ़ेंगे जो ऑलरेडी CBSE जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा चुकी है, उसको हम लोग ही केवल देखेंगे। ऑलरेडी मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि आपको हो सकता है कि 50 प्लस सेट तो आपका ऑलरेडी एग्ज़ाम का हुआ पेपर ही मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, 50 प्लस आपका तो जो है पेपर हुआ ही मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दिसंबर 2022 में आपका जो है पेपर स्टार्ट हुआ था, तो वो जनवरी तक चला था। तो हो सकता है उसका सेट वाइज, क्योंकि सीटेट क्या है ना कि आपका 2 पार्ट में होता है। अब तो सुपर टेट बिहार में जो है लॉन्च किया गया है नया, तो क्या है, कैसे क्या उसको हम करेंगे, उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक वीडियो सीरीज में लाऊंगा उसका, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने पढ़ाई को आगे करेंगे। तो ये सुपर टेट। अब सीटेट का मैं आपको बता दूं सीटेट का क्या है प्लानिंग। तो सीटेट में आपका मान लेते हैं 2 पेपर होता है, 1 और 2। तो 1 2 में कॉमन क्या क्या है पहले उसकी बात करेंगे। तो CDP दोनों में है, ठीक है ना। लैंग्वेज पेपर अगर आप इंग्लिश हिंदी लेते हैं तो दोनों में है। साइंस बोल रहा हूँ मैं, CDP हो गया, इंग्लिश हिंदी हो गया, और एक पेपर आपका मिस हो रहा है, कौन सा है, CDP इंग्लिश हिंदी, एक है दोस्तों मैथ, है ना। CDP इंग्लिश हिंदी मैथ, ये जो है आपको दोनों पेपर में आएगा। इसलिए एक बार अगर पढ़ लिया अच्छे से CDP तो दोनों पेपर में काम आएगा। इंग्लिश अच्छे से पढ़ लिया दोनों में काम आएगा। हिंदी पढ़ लिया तो आपको दोनों में काम आएगा। ठीक है। डिफरेंस क्या है पहला और सेकंड पेपर में दोस्तों? तो पहला जो पेपर है उसमें आपको EVS पूछा जाएगा, इन्वायरमेंटल साइंस, जो मैंने ये पढ़ाया आपको पार्ट 1 एंड ये आपका पार्ट 2 है। तो ये पूछा जाएगा आपका 30 नंबर का। 30 नंबर में 15 हो जाएगा आपका कंटेंट EVS का, और 15 नंबर इसका पेडागोगी। सेकेंड पेपर में क्या अलग आएगा, तो आपका अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस पूछा जाएगा, सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो सोशल साइंस पूछा जाएगा। ठीक है।
सोशल साइंस या सोशल एसएसटी, सोशल स्टडीज। ये आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी पेडागोगी, हर चीज़ में आपका 15 नंबर पेडागोगी ही पूछे जाएंगे। तो ओके, आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर यू, एंड आप अपनी तैयारी को इसी तरह करते रहें। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। आई मीट यू विथ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।